मैं आज़ाद मुकेश देशबंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान आज़ाद मंच एवं 42 कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी 2029। अभी पूर्व में हमारे खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंशुपाल लोहिया वाहिनी एवं समाजवादी पार्टी के अनिल पाल पूर्व प्रत्याशी तिरवा विधानसभा, भुवन तिवारी, कलीम खां, कल्याण सिंह धोरे, आज तमाम लोगों के द्वारा और प्लस एक और शिकायती पत्र जो है नाजिम खां और पूर्व सभासद राजेश दिवाकर जी द्वारा ये दे करके कहा गया कि मेरे द्वारा आज़ाद मुकेश देशबंधु के द्वारा जो है अखिलेश यादव सांसद कन्नौज और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियाँ की गई। तो आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से एक बात मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों में हम आपको दोहरा दूँ। पहला शब्द ओबीसी गद्दार, दूसरा शब्द नालायक और तीसरा शब्द दुष्ट। ये एक भी शब्द असंसदीय हो सकते हैं लेकिन अभद्र नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2025 को हम एक पोस्ट करते हैं जिसमें मैं ये कहता हूँ लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ 42 कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे और तमाम अखिलेश यादव के स्वजातीय लोगों ने लगभग 1800 से ज़्यादा माँ बहन की गाली दी मुझे और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। सैकड़ों फोन कॉल्स आए जिनके हमारे पास वीडियोज़ उपलब्ध हैं, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग में मैसेंजर पे तमाम गालियां मुझे दी गई सिर्फ इस बात के लिए कि आप कन्नौज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव के खिलाफ आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या सैफई खानदान जो है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हमें रोकेगी? भाई क्यों हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? और अगर आपको चुनाव में मुझे हराना है तो आप चुनाव में मुझे हराइए, मेरी जमानत जब्त कराइए। तो क्या आप माँ बहन की गाली दे करके मेरे घर पे हमला कर करके आप मुझे हराएंगे? आप मुझे चुनाव में हराइए। अगर अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं उनको तो खतरा ही नहीं होना चाहिए हमसे, लेकिन अखिलेश यादव एक डरपोक नेता हैं जिसकी वजह से सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने भर से उनको इतना खतरा हो गया है कि वो अपने स्वजातीय लोगों, समाजवादी पार्टी के गुंडों से मेरे ऊपर हमला कराने, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको फ़ोन करा करके धमकी दी जा रही है कि आप जो है पद को छोड़िए और ये करिए। तो मैं एक आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना चाहता हूँ, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा। मैं अखिलेश यादव के साथ पूरी ताकत के साथ 2029 का चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा। अखिलेश यादव के क्या मामला है और किस तरह का वो आरोप है? ये सर द वीक का आप लोग देखिए, द वीक का ये मैगजीन है। इस मैगजीन में साफ लिखा है कि उस समय 2004 में 117 हत्याएं होती हैं। कन्नौज जनपद की बात कर रहा हूँ जिसमें एसपी कन्नौज का आधिकारिक बयान है कि 117 हत्याएं होती हैं और उस 117 हत्याओं में 67 एक्यूट जो हैं वो यादव समाज से हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें आधिकारिक बयान एसपी कन्नौज का है 2005 में। नीरज मिश्रा का सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने अखिलेश यादव का फर्जी वोटिंग डालते हुए जब बटेरा से होते हुए आ रहे थे तो फर्जी वोटिंग के लिए जब रोका तो रोकने पे क्या हुआ कि उनको, क्योंकि भाई शहजादे को ये नागबार गुजरा कि भाई मैं सांसद हूँ, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, तो हमें कैसे रोक सकते हैं आप। तो इसलिए जो है जब शहजादे को ये तो अखिलेश यादव ने भले ही ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन गांव में आज भी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी, और मैं ये कहता हूं कि अगर इंटेलिजेंस सीबीआई से अगर ये जांच करा ली जाए तो हजारों इस बात के गवाह आज मिलेंगे कि नीरज मिश्रा की हत्या में जो है सीधा अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो अखिलेश यादव इन्वॉल्व है। और अखिलेश यादव ने खुला ये कहा था कि इस नीरज मिश्रा का सर जो है मुझे लखनऊ में चाहिए। और 6 तारीख को नीरज मिश्रा की सर कटी लाश जो है ईसन नदी में मिलती है और नीरज मिश्रा का सर जो है आज तक जो है नहीं मिला। कोर्ट में जो प्रोसेस हुआ है उस कोर्ट में फर्द बरामद नीरज मिश्रा का सर आज भी नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर नीरज मिश्रा का सर कहाँ गया? धरती खा गई, आसमान खा गया, कि निगल लिया, कि सैफई खानदान वालों ने कहीं छुपा दिया, या समाजवादी पार्टी कार्यालय में कहीं छुपा है? भाई सर है कहाँ? ये तो प्रशासन बताएगा ना, शासन बताएगा, पुलिस विभाग बताएगा कि सर कहाँ है। और सर अगर नहीं उपलब्ध है तो ये फाल्ट है ना। और इस देश में जब एक सभासद के बेटे के खिलाफ
जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, तो मैं सिर्फ एक सभासद के बेटे के खिलाफ जो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो जिनके पिताजी स्वयं मुख्यमंत्री हो और जो स्वयं सांसद हो, क्या उसके खिलाफ जो है सरकार में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है? मैं सीधा मेरा ये आरोप है, नीरज मिश्रा हत्याकांड के आरोपी सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव के खिलाफ जब तक ये जांच नहीं हो जाती, भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मैं सभी जांच एजेंसियों से और पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार और भाजपा संगठन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि नीरज मिश्रा हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। यदि आज भी भाजपा सरकार में अगर मुनीश मिश्रा जैसे संघर्षशील लोग जिन्होंने अपना एक भाई खोया है, एक माँ ने जो है अपना पुत्र खोया है, एक युवा भविष्य जो है बर्बाद किया गया है, अगर आज भी भाजपा सरकार में अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्याय कब मिलेगा? मैं माननीय सुब्रत पाठक जी से, पूर्व सांसद से ये सवाल करना चाहता हूं, मैं असीम अरुण जी से ये सवाल करना चाहता हूं, माननीय मंत्री, मैं माननीय कैलाश राजपूत जी से भी ये सवाल करना चाहता हूं, माननीय अर्चना पांडे जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आखिर आप लोग मुनीश मिश्रा और नीरज मिश्रा को कब न्याय दिलाएंगे? कब नीरज मिश्रा को जो है सच में उनको श्रद्धांजलि मिलेगी? और अगर भाजपा सरकार में उनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कब न्याय मिलेगा? कैसे लोग संघर्ष करेंगे? कैसे जो है लोग निकल के आएंगे? कार्यकर्ता कब तक जो है शोषण सहेगा? लेकिन सपा ने आरोप लगाया, ये मेरे पास ये आदेश है माननीय न्यायालय का, जिसमें जो है 6 लोग आरोपी बनाए गए, 1 लोगों को निर्दोष साबित किया गया। उसमें भी स्वरूप क्या नाम, ब्रजेंद्र स्वरूप गांधी जी को मेन एक्यूज बनाया गया, जबकि इसमें जो अन्य जो है आप देख लीजिए, अन्य में जो नाम है आप पूरा बता देता हूँ। ब्रजेंद्र स्वरूप गांधी पुत्र ज्योति स्वरूप निवासी कसावा थाना छिबरामऊ, अपराध संख्या 175 2004, सेक्शन धारा 147, 148, 149, 307, 302, 201, 120 भी भारतीय दंड संहिता। दूसरा परीक्षण पत्र चार्जशीट का नंबर है 344/2006, बनाम अशोक कुमार यादव पुत्र हवलदार सिंह, अवनीश कुमार यादव पुत्र हवलदार सिंह, सुनील कुमार यादव पुत्र रघुवीर, मुन्नू यादव पुत्र रामशरण, पप्पू यादव पुत्र तुलसी निवासीगढ़ कबीरगंज थाना तालग्राम जनपद कन्नौज। छठवां है हरविलास यादव पुत्र श्रीकृष्ण निवासी मदारीपुर थाना जनपद कन्नौज, अपराध संख्या 175। इनके ऊपर सेक्शन जो बने 147, 148, 149, 307, 302, 201, 120 भी भारतीय दंड संहिता। इसमें जो आदेश आया है माननीय कोर्ट का जो आदेश है बड़ा है, इसमें कोर्ट ने इनको जो आदेश दिया, अभियुक्त अशोक कुमार यादव संहिता की धारा 302/149 में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में 5-5 वर्षों के कठोर कारावास एवं 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के आरोप में अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6-6 माह का साधारण कारावास तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के आरोप में अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को 2-2 माह का साधारण कारावास भुगतना हो। अर्थदंड की कुल धनराशि में से 35,000 रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे और शेष राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। अर्थदंड में व्यक्तिगत क्रम को छोड़कर शेष सजाएं साथ साथ चलेंगे। तदनुसार अभियुक्त को दोष सिद्ध वारंट बनाकर कारागार भेजा जाए। माननीय जिला जज द्वितीय सूर्य प्रकाश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कन्नौज के द्वारा ये जो है आरोप उनको जो है दोष सिद्ध किया गया, जिसमें तमाम जजों को मैं अभी उनके परिवार से माननीय मुनीश मिश्रा दादा से संपर्क में हूँ, और इस लड़ाई को पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी अगले महीने सदन शुरू होने वाला है। सदन शुरू होते ही मैं सदन के बाहर जो है हजरतगंज में इसके खिलाफ जो है जब तक सदन चलेगा आमरण अनशन करूंगा, कि जब तक नीरज मिश्रा हत्याकांड में अखिलेश यादव के खिलाफ नामजद FIR नहीं हो जाती है, भारत सरकार CBI जांच की कार्रवाई डिमांड नहीं करती है, तब तक मैं आमरण अनशन हजरतगंज लखनऊ में करूंगा सदन शुरू होते ही। अगर मुझे प्रशासन रोकेगा, जो भी रोकेगा, तो भी मैं जहां भी रहूंगा वहां आमरण अनशन करूंगा, और तब तक करूंगा चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले। नीरज मिश्रा हत्याकांड में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो सच में दोषी है उस दोषी को सजा मिले। आज वो दोषी जो है ताकत के बल पे, पैसे के बल पे, राजनीतिक प्रभाव के बल पे संवैधानिक पद पे बैठा है, जबकि उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लोगों को पति को भी सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ के AK-47 का लाइसेंस नहीं मिलता है।
या मिलता है? आप लोग बताइए, नहीं मिलता है ना। तो अब ये हमें बताइए कि AK-47 रसिया, रूस, अमेरिका, जापान, अन्य देश बनाते हैं, और भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर AK-47 आती है तो जाहिर सी बात है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना पॉलिटिकल पावर के वो AK-47 नहीं आ सकती। और आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 2005 में अतीक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के बैनर तले सांसद बने थे, और 2004 में और 2005 में AK-47 से फिल्मी स्टाइल में पहले तो 19 गोलियां जो है उस AK-47 से राजूपाल को चौराहे पे मारी जाती हैं, और उसके बाद जब लोग उनको जो है स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, तो भर्ती करने के बाद वहाँ का CMO अतीक अहमद को ये फ़ोन करके सूचना देता है कि अभी जिंदा है, तो बाढ़ के अंदर 6 गोली जो है राजूपाल को मारी जाती है, 25 गोली राजूपाल को मारी जाती हैं। तब जो है राजूपाल मरते। सोचिए कि वो व्यक्ति कितना संघर्षशील, कितनी ताकत होगी, आदमी एक गोली में मर जाता है, वो व्यक्ति 25 गोली खाने के बाद मरा। और राजूपाल की जिस दिन हत्या हुई थी, आप सब लोग इस बात को कोट कर लें और पता कर लें, उस दिन मुलायम सिंह यादव प्रयागराज में मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रयागराज में उस दिन मौजूद थे जिस दिन राजूपाल की हत्या हुई। तो मेरा ये है कि AK-47 का लाइसेंस भारत में मिलता नहीं, तो AK-47 कहाँ से आई? जाहिर सी बात है कि ISI पाकिस्तान के माध्यम से भारत में आई होगी, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से भारत में लाई गई होगी, और भारत में ला करके राजूपाल की हत्या की गई। और ये AK-47 कोई आम आदमी नहीं ले जा सकता, मजदूर नहीं ला सकता है। जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद ने अपने संसदीय पद, सांसद पद का दुरुपयोग करके AK-47 उत्तर प्रदेश में मंगवाई और राजूपाल की हत्या की, जिसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार हैं। और वही इस हत्या के मुख्य आरोपी इसलिए हैं क्योंकि उनको पता था कि जिस राजूपाल ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का वर्चस्व और उनके डर को खत्म करके जीत हासिल की है, तो बहुत दिन बाद जो है ये मुख्यमंत्री बन सकता है और हमारी सल्तनत को और हमारी OBC राजनीति को टक्कर दे सके, इसलिए राजूपाल की हत्या की गई। अब आप लोग ये बताइए कि जब भी कभी अगर सच की बात उठा दो, लोकतंत्र की बात करो, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इन लोगों ने कभी जो है समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, मैं गारंटी चैलेंज के साथ, किसी भी व्यक्ति ने ना तो कभी संविधान पढ़ा है, ना ही संविधान के एक भी आर्टिकल पढ़े हैं, ना ही इनको संविधान से मतलब है, ना ही इन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से मतलब है। ये सिर्फ दिखाने के लिए संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर लोकतंत्र की बात इन्होंने की होती, संविधान इन्होंने पढ़ा होता, तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं चुनाव किसी के खिलाफ लड़ सकता हूँ। और रही बात बीजेपी से मेरे कोसों दूर तक संबंध नहीं है। बीजेपी से कभी, बीजेपी के नेताओं के साथ हमारे संबंध, 1-2 फोटो हैं जब माननीय असीम अरोड़ जी, क्योंकि असीम अरोड़ जी से मिलने का मेरा सिर्फ इतना पर्पज था क्योंकि वो पुलिस सेवा से आए थे, इसलिए मैं उनको जाकर के शुभकामनाएं दी। और माननीय सुरेश खन्ना जी, क्योंकि हमारे थोड़ा सा संबंध है वहाँ, तो वहाँ पे जाकर के हम मिले। उसके बाद मेरे भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं। मैं हिंदुस्तान आज़ाद मंच के बैनर तले अपने झंडे और अपने डंडे के बैनर तले मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अपने झंडे और अपने डंडे, हिंदुस्तान आज़ाद मंच एक पॉलिटिकल दल भी है जो कि जब 29 में हम चुनाव लड़ेंगे तो अपने झंडे, अपने डंडे और अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव के दुर्ग किला और सैफई खानदान का सबसे मजबूत किला कन्नौज को ढहाएंगे। ये मेरा कन्नौज की जनता से वादा है। हरिराम की अगर हत्या हुई थी तो हरिराम की हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अगर मान लीजिए किसी की हत्या है और कोई अगर उसमें आरोपी है, तो क्या आप पकड़ के उसको जो है बदले में उसको मार देंगे क्या? और ये अगर हत्या में अगर उनका था तो आप जो कानूनी कार्रवाई करते ना, और कानूनी कार्रवाई में जिन लोगों का हाथ था उनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो सीधा एक चीज़ और हम आपको इस आदेश में बता दें, जो एक डॉक्टर्स की भाषा होती है, आप उस चीज़ को समझिए कि डॉक्टर्स ने जो लिखा है, आप उसका ये अंदाज़ा लगाइए कि कितनी निर्मम तरीके से जो है उसकी हत्या हुई है। ये देखिए, PWD चिकित्सा अधिकारी महोदय का जो बयान है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, इसमें देखिए मृतक की लाश सिर विहीन साधारण कदकाठी थी एवं शरीर जगह जगह पर फपोले एवं खाल उधड़ रही थी। शरीर पर जगह जगह सूखी बाल मिट्टी मौजूद थी। मृतक का अंडकोश व पेनिस फूला था, टाइट थी, गुदा बाहर निकल रही थी। मृत उपरांत अकड़न पूरे शरीर में जा चुकी थी। हथेली व तलवे की खाल सिकुड़न पड़ चुकी थी। मृत पूर्व चोट कटा हुआ घाव गर्दन के चारों तरफ C6 के लेवल पे 14/12 सेंटीमीटर का मौजूद था। रीढ़ की हड्डी पे आर पार कटी थी।
गला कटा हुआ हिस्सा सिर नहीं था, गर्दन के सारे अपशब्द कटे हुए थे, कटी हुई केश को सतह पर खून रुका था। इस घाव से बहुत पास सारी रेखाएं निशान मौजूद। मांसपेशी में नीलगू निशान 12/6 सेमी दाहिने कंधे पर पीछे मौजूद थे। नीलगू निशान 6/4 सेमी दाहिनी कोहनी के बाहर की तरफ मौजूद थे। नीलगू निशान 5/3 सेमी दाहिने के बहुत सारे नीलगू निशान पीठ पर 30/5 सेंटीमीटर के क्षेत्र में, जिनकी नाप 18x4 थी से लेकर 10/, कुल मिला के इतनी बेरहमी से हत्या की गई जिसका अगर शब्दों में अगर वर्णन करेंगे तो हमारे पास शब्द नहीं है। नीरज मिश्रा सिर्फ एक युवा नहीं था, नीरज मिश्रा भविष्य था, उत्तर प्रदेश और कन्नौज का भविष्य था। हो सकता है निकल के देश के बड़ी टॉप लीडरशिप में जाता, लेकिन उस नीरज मिश्रा की सैफई खानदान, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अपने शहजादे पुत्र अखिलेश यादव को खुश करने के लिए उसका सर काट दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सर जो है समाजवादी पार्टी के या तो ऑफिस में मौजूद होगा या सब सैफई खानदान ने कहीं उसको छुपा दिया होगा। अगर इसकी जांच हो जाएगी तो जरूर पाया जाएगा। मैं मुकेश देशबंधु को जितना लोग जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश देशबंधु सत्य की बात करता है, सच कहता है। और सच की आवाज़ उठाने के लिए बगावत, अगर उनको बगावत लग रही है और सच की आवाज़ उठाने के लिए अगर मुझे किसी तरह की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं कुर्बानी दूंगा। राजू पाल की हत्या इसलिए नहीं हुई, राजू पाल की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक माफिया, एक गुंडे के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को संरक्षण दिया। आज मैं जो आवाज़ नीरज मिश्रा की उठा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल दल के नेता के खिलाफ उठा रहा हूँ, तो मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे समर्थक, मेरे एक एक कार्यकर्ता को जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। लेकिन मैं मेरे इस खतरे से, मेरे ऊपर हमले से मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। और मैं इस लड़ाई को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और जितने भी, सिर्फ मेरा ये सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाता है और अगर लड़ता है तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या चुनाव लड़ना अपराध है? क्या लोकतंत्र में ये नहीं? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमारा भारतीय। और इसी के साथ आप सबने देखा होगा कि जब 2012 में निर्विरोध चुनाव हुआ था तो कन्नौज कोतवाली के जीटी रोड पे संजय मिश्रा जो है, क्या नाम, संजय दुबे जो है लाठी लेकर के जो है, मैं एविडेंस आपको दिखा दूँ कि संजय दुबे जो है लाठी लेकर के चेक कर रहे थे कि कौन कौन से जो है। अरुण कुमार बौद्ध ने एक रिट पिटीशन भी डाली थी क्योंकि मुलायम सिंह एक बड़े नेता थे, जानते थे कि भाजपा सरकार आई, ये कार्रवाई हो सकती है, तो मोदी जी के साथ मिलकर के उस रिट पिटीशन को 20 नवंबर 2014 को खारिज करवाया था, जिसमें डिम्पल यादव को चुनाव लड़ने के लिए, उसमें भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर में पुलिस लीगल तरीके से दिखाती है, लेकिन ये सब जानते हैं कि बहुत सारे एनकाउंटर इनलीगल। उसी तरह से डिम्पल यादव का जो निर्विरोध चुनाव है वो पूरी तरह से इनलीगल है, लेकिन उसको प्रशासनिक और लीगल दिखाया गया है। हमने उस पर भी सारी कार्रवाई, सारे पेपर्स निकाले गए हैं। और खासकर अरुण कुमार बौद्ध का जो अपहरण नवाब सिंह यादव और उनकी टीम ने किया था, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया था। 11 कैंडिडेट थे तो 10 लोगों को इन्होंने धमकी डरा के और उससे सरेंडर करवा दिया था, लेकिन अरुण कुमार बौद्ध अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। नवाब सिंह यादव और उनकी टीम ने उनका अपहरण किया था, जिसकी उन्होंने इलेक्शन रिट पिटीशन भी डाली थी। आगे विशेषज्ञों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से मिलकर इनके निर्विरोध इलेक्शन पिटीशन को भी मैं आगे चुनौती दूंगा। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी इनके पाप अपराध हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्री, सड़क से लेके और सदन तक, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। सरकार के सत्कार पर आभार, भूलेंगे नहीं भूलेंगे वो सिरकटी लाश। ये देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान था। ये द बिग स्टोरी है जिसने बड़े बड़े शब्दों में छापा है कि उस समय तत्कालीन 2004 सरकार में 117 हत्याएं कन्नौज जनपद में होती हैं, जिसमें एक्यूज जो है 67 एक्यूज जो है यादव थे, सिर्फ यादव जाति के थे। कहा था उन्होंने, मुलायम सिंह की सरकार तेरा आभार, नहीं भूलेंगे सिरकटी लाश। इतने बड़े नेता ने ये मुद्दा उठाया था नीरज मिश्रा का। इसके बाद in the district the law and order situation is not and held is being made to be out be said. Ashutosh Kumar, Superintendent of Police Kannauj, it is an opposition propaganda is some case accident propaganda and insane, yet police records say mention करिए, police records say that there have been 63 killings in the last 1 year, many of them accused are Yadav। ये मैंने नहीं, इसकी बड़ी मैगजीन द वीक लिख रही है।
बड़े बड़े शब्दों में ये लिख रही है। और इसके बाद कितने लोगों ने हुआ था कसाव कांड। और सबसे बड़ी बात कि जो हत्या आरोपी था वीरेंद्र स्वरूप, पुलिस जो है उसको दूल्हा बना करके रखे हुई थी। मुलायम सिंह सरकार का इतना दबाव आरोपी को जेल में भेजने